हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 क्वेश्चन जीके के जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1904 में, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1900 में और 2 अक्टूबर 1896 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1904 में। और दोस्तों आपको ये चीज़ हम बता दें कि 2 अक्टूबर 1904 के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और इनका जो समाधि स्थल है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो है दोस्तों विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इनका समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ही एक हवाई अड्डा है जो बनारस में स्थित है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों बता दिया जाए कि 2 अक्टूबर 1969 ये इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले क्वेश्चन, इसका नाम है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23 दिसंबर। 23 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। इसी दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के दिन ही राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा कर दी गई थी। और दोस्तों चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ साथ एक चीज़ और बता दें, इन्हीं के नाम पर एक हवाई अड्डा है जो आपका लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इनकी जो समाधि स्थल है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है उससे किसान घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोस्तों जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं हमारे देश के। एक बने थे 1996 में, बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। और दोस्तों इनके बारे में कुछ हम बता दें आपको। जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 16 अगस्त के दिन। 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, 16 अगस्त के दिन। और इसी 16 अगस्त के एक महीने बाद यानी 16 सितंबर को दोस्तों, 16 सितंबर को काव्यांजलि दिवस मनाया जाता है। काव्यांजलि दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही क्या बनाया, बीजेपी की स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही वो किया था काव्यांजलि। इन्हीं के मतलब जो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 16 अगस्त को हुई थी। एक महीने बाद यानी 16 सितंबर को काव्यांजलि दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वापस कब आई। दोस्तों अच्छे समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वापस कब आई। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से भारत आई थी दोस्तों। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लंदन में स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये भारत में कब आई, भारत में इसकी स्थापना कब हुई? भारत में इसकी स्थापना यानी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस चली गई थी। और 1 साल बाद यानी 1874 के दिन वापस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वापस आ गई थी। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये डाउट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, यानी इनके राष्ट्रपिता का क्या नाम है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर जाकिर हुसैन। दोस्तों बांग्लादेश का पूछा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान।
ठीक है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान। और दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये आपके पाकिस्तान के फादर हैं, राष्ट्रपिता हैं, नेशनल फादर। और जॉर्ज वॉशिंगटन जो दिया है दोस्तों, जॉर्ज वॉशिंगटन ये आपके अमेरिका के फादर हैं। और आपको पता ही चल गया शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के हैं। और जो दोस्तों ये जाकिर हुसैन दिया है, इनके बारे में हम जान लें, ये हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कैसे दोस्तों, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। किस टाइम बने थे ये राष्ट्रपति दोस्तों, हमारे भारत के जाकिर हुसैन जी हमारे भारत के बहुत ही कम उम्र के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ये आए थे 1967 से 1969 के बीच, ये राष्ट्रपति थे हमारे देश के दोस्तों। ठीक है। और आपको यह मालूम होना चाहिए आपके देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 2 साल इन्होंने हमारे देश के लिए सेवा की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, इकोसिस्टम के जनक कौन है? इकोसिस्टम के जनक कौन है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है दोस्तों एजी टेंसले। आपको हैकल भी दिया है। हैकल दोस्तों, हैकल जो है वो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी के जनक है दोस्तों, इकोलॉजी के जनक यानी पारिस्थितिकी के जनक है। और जो टेंसले हैं ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है। और जो दोस्तों ये मेंडल दिया है, मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स यानी 2 की, एक आनुवांशिकी की, एक आधुनिक आनुवांशिकी की खोज की थी। और जो दोस्तों ये बेटसन दिया है, बेटसन, तो जो बेटसन है दोस्तों इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड की खोज की थी, जेनेटिक्स वर्ड की खोज की थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अनुवांशिक शब्द की खोज किसने की, तो लड़के मेंडल को टिक लगा के चले आते हैं, जो बिल्कुल भी गलत आंसर है। सही आंसर होगा अनुवांशिक की खोज बेटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेंडल ने सिर्फ जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपके पास ऑप्शन है 12 अगस्त, 29 अगस्त, 10 अगस्त और 6 अगस्त। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो सही आंसर होगा 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्ले डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल के दिन। और दोस्तों आप यहाँ पे आपको बता दें कि जो 12 अगस्त है दोस्तों, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यंग डे मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जो दोस्तों 10 जनवरी दिया, ये इस 10 जनवरी को दोस्तों इंटरनेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो दोस्तों 29 अगस्त है, इस 29 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? नेशनल प्ले डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे दोस्तों तो 6 अप्रैल, राष्ट्रीय पूछे 29 अगस्त, 10 जनवरी पूछे तो इंटरनेशनल हिंदी डे, 12 अगस्त पूछे तो इंटरनेशनल यंग डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाए गए थे? वन संरक्षण अधिनियम का मतलब होता है फॉरेस्ट को बचाना, यानी प्लांट की कटाई को रोकना, डिफोरेस्टेशन को कम करना। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 1972 में, 1980 में, 1927 में, 1919 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1980। 1980 में ही वन संरक्षण अधिनियम बनाए गए थे, यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। वन को बचाने का नियम बनाया गया था दोस्तों सरकार के द्वारा। और दोस्तों ये 1972 है, ये 1972 जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें किया गया था, क्या किया गया था? इसमें टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट को। और इसी 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाए गए थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1927 में दोस्तों फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना है। ठीक है दोस्तों, और जो 1919 है, जो 1919 जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्या किया गया था दोस्तों? इसमें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हर पॉइंट को आप अच्छे सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो और एग्जाम के लिए आप अच्छे से मैच्योर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ह्यूमन राइट्स से है दोस्तों, मानव अधिकार में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित की गई हैं? मानव अधिकार में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित की गई हैं, यानी शामिल की गई हैं? आपके पास ऑप्शन है 42, 43, 44 या 45। तो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत टोटल 43 एक्ट
या धाराएं लागू की गई हैं दोस्तों। आप अच्छे सुनिए दोस्तों, 43 धाराएं लागू की गई है। और दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों हमारी कंट्री में। ठीक है दोस्तों, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अगला ऑप्शन दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार में कुल कितने अध्याय का जिक्र किया गया है? यानी मानव अधिकार में, ह्यूमन राइट्स में जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है उसमें कुल कितने अध्याय हैं? 7, 8, 9, 10। तो जो हमारा नया मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स है उसमें एक टोटल 8 चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, टोटल 8 अध्याय हैं। अगर आप मानव अधिकार को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 8 अध्याय के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए दोस्तों। आइए हमारा 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन, अभी लास्ट दोस्तों खैर 20 क्वेश्चन है टोटल। 5G लॉन्च करने वाला 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, चाइना, अमेरिका या साउथ कोरिया। तो दोस्तों 5G लॉन्च करने वाला पहला देश है दोस्तों साउथ कोरिया। ठीक है दोस्तों, 5G लॉन्च करने वाला पहला देश है साउथ कोरिया। अब आप थोड़ी सी सबके बारे में जानकारी ले लीजिए दोस्तों। जापान की राजधानी होती है दोस्तों टोक्यो, और जापान की जो करेंसी चलती है दोस्तों, करेंसी वो है दोस्तों जापानी येन। ठीक है दोस्तों, चाइना की राजधानी होती है दोस्तों बीजिंग, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है युआन। और अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन। और जो यहाँ करेंसी चलती है दोस्तों वो डॉलर है। और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। और यहाँ जो करेंसी चलती है दोस्तों साउथ कोरिया में वो क्या है दोस्तों? साउथ कोरिया की करेंसी वॉन। साउथ कोरिया की करेंसी वॉन। यानी जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन। चाइना की राजधानी बीजिंग, करेंसी क्या है? येन, युआन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, करेंसी क्या है? डॉलर। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, करेंसी है वॉन। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, जो साउथ कोरिया की करेंसी क्या है दोस्तों? वॉन। और वॉन को अगर इंडियन रुपीज़ के 1 रुपये के बराबर रखा जाए तो वॉन जाएगा दोस्तों 15 रुपये 31 पैसे की। यानी जब साउथ कोरिया का 15 रुपये 31 पैसे मिलेंगे तब जाके इंडियन रुपीज़ का 1 रुपीज़ बनेगा। यानी साउथ कोरिया की करेंसी इंडियन रुपीज़ से कम है दोस्तों, इसकी वैल्यू कम है। इंडियन रुपीज़ ज़्यादा पावरफुल है साउथ कोरिया की करेंसी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे लिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर करते जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अदरवाइज थैंक यू दोस्तों। नीति आयोग के CEO कौन है? तो पहले आपको CEO का मतलब फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में CEO का फुल फॉर्म पूछ लेता है। CEO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन क्या क्या है हमारा? CEO कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या योगी आदित्यनाथ। दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग की जगह रखा गया है। किसकी जगह दोस्तों? योजना आयोग की जगह रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं दोस्तों करेंट टाइम में अमिताभ कांत। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सब चेयरमैन हैं, और अमिताभ कांत नीति आयोग के नए CEO हैं। योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ की राजधानी जो है उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ की, हमारे उत्तर प्रदेश के वो हैं दोस्तों क्या? मुख्यमंत्री। यूपी की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। सॉरी फॉर दिस। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सबसे पहली बार गरीबी का जिक्र हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों कुछ बात आप यहाँ जान लीजिए इस पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ये कब लागू हुई दोस्तों? कब आई थी? 1 अप्रैल 1974 में आई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1974 से कब तक थी दोस्तों? 31 मार्च 1978 तक। यानी
पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं थी दोस्तों, सिर्फ 4 साल थी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल लागू की गई थी, वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है दोस्तों, और इसी पंचवर्षीय योजना में यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दोस्तों चेयरमैन कौन था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का? इसका चेयरमैन था इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करंट टाइम जो प्रधानमंत्री होगा वही पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी और बेरोजगारी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसमें टारगेट कितना रखा गया था दोस्तों? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें टारगेट रखा गया था 4.4% का, लेकिन 4 साल के अंदर ही हमें ऑफ्टेंट कितना हो गया? 4.5। यानी ये पंचवर्षीय योजना सफल हो गई थी 4 साल के भीतर ही। लेकिन कुछ कारण थे जिसके कारण हेरफेर हुआ और ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल चली थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार वहाँ से खत्म हो गई थी। अब दोस्तों कुछ और पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पंचवर्षीय योजना कब तक चली दोस्तों? ये चली थी 31 मार्च 1966 तक, यानी पूरे 5 साल ये पंचवर्षीय योजना चली थी, 61 से 5 साल। ठीक है दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो 17 साल थे 1947 से 1964 तक यह प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे देश की रक्षा की थी, हमारे देश की सेवा भी की थी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये दोस्तों फेल हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? ये पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। यानी ये पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी दोस्तों? फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी दोस्तों। क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा फाइट। यानी 1962 में पहली फाइट हुई थी, 1961 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, आपको मालूम होगा। 1965 में दूसरा पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत के साथ दूसरा पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और 1966 को दोस्तों सूखा पड़ गया था हमारे देश में। ठीक है दोस्तों, इस कारण ये पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा कुछ जान लें। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को लागू की गई थी और कब तक चली? 31 मार्च 1973 तक। यानी ये पंचवर्षीय योजना भी पूरे 5 साल चली थी। इस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे चेयरमैन इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई। और इस पंचवर्षीय योजना में चेयरमैन कौन था दोस्तों? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इस छठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1 अप्रैल 1980 में आई थी दोस्तों। कब तक चली? 1985 तक, यानी 31 मार्च 1985 तक ये पंचवर्षीय योजना यानी पूरे 5 साल चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे चेयरमैन कौन था दोस्तों? इंदिरा गांधी ही थी, चेयरमैन इंदिरा गांधी। और दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में पुनः गरीबी निवारण से संबंधित योजना चालू की गई थी। किससे संबंधित दोस्तों? गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जितनी पंचवर्षीय योजनाएं सारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल से इनको समझा रहा हूँ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? यानी गोल्डन टेम्पल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, अमृतसर, कानपुर या जमशेदपुर। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर बोला जाता है अमृतसर को। आपको पता होगा दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बता दें हम दोस्तों। अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? गोल्डन सिटी, सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है अमृतसर को। आप मुंबई के बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए। मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। और किस नाम से जाना जाता है मुंबई को? भारत का हॉलीवुड,
भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं मुंबई को दोस्तों। और साथ ही साथ 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर भी, 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को बोला जाता है दोस्तों। तो मुंबई के क्या क्या नाम है? भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड और 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों कानपुर को, जो हमारा ये कानपुर है, हमने अमृतसर के बारे में जान लिया, इसे स्वर्ण मंदिर और गोल्डन सिटी कहते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का शहर। और कानपुर को दोस्तों, कानपुर को बोला जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर, राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर। और साथ ही साथ इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं दोस्तों। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम जमशेदपुर के बारे में थोड़ा जान लें। जमशेदपुर को दोस्तों इस्पात नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस्पात नगरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जमशेदपुर को और एक नाम से जाना जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन मैनचेस्टर से, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या ओसाक। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु के पास है दोस्तों, तमिलनाडु के पास। तो आप इससे कुछ रिलेटेड चीज़ जान लीजिए। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ओसाक को बोलते हैं पूर्वी मैनचेस्टर, पूर्वी मैनचेस्टर। और अहमदाबाद को बोला जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो दोस्तों तो आप चैनल को लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट, नीति आयोग को, योजना आयोग को, योजना अवकाश को या राष्ट्रीय विकास परिषद को? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है एनडीसी को, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी को हम फुल फॉर्म बोलते हैं एनडीसी शॉर्ट फॉर्म में। एन से मतलब नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, ठीक है दोस्तों। जो एनडीसी है दोस्तों ये कंट्रोल करता है किसको? योजना आयोग को। और योजना आयोग कंट्रोल करता था पंचवर्षीय योजना को। अब योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों? नीति आयोग में बदल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप ये याद रखेंगे कि कोई भी पंचवर्षीय योजना हो, कोई भी पंचवर्षीय योजना, उसका चेयरमैन हमेशा आपका करंट टाइम का प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारा, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों सही आंसर होगा 1539 में हुआ था दोस्तों, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी दोस्तों, शेरशाह जीत गया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। किसका युद्ध? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध दोस्तों? चौसा का। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में दोस्तों पुनः शेरशाह और हुमायूं के बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का। यानी 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की पुनः हार हो गई थी दोस्तों। फिर 1527 में दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हो गई थी। 1540 में हुमायूं की हार हो गई थी, 1539 में फिर पुनः हुमायूं की हार हुई थी, चौसा में भी और कन्नौज में भी। 1527 में राणा सांगा की हार हुई थी। और 1526 में दोस्तों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको सभी को मालूम होगा।
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था और भाग गया था दोस्तों, बाबर के हाथों से मारा भी गया था दोस्तों पुनः। और दोस्तों आपको बता दें 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी भी केमिकल नेम से अक्सर हर गवर्नमेंट एग्जाम में, यहाँ तक कि एसआई में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यूपीएसआई में। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे सुनिएगा। तो सोरे का अम्ल का सूत्र क्या होता है? सोरे का अम्ल का सूत्र। ठीक है दोस्तों, सोरे का अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO2, HNO3, KMNO4 या H2SO4। दोस्तों सोरे का अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों HNO3। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड के नाम से बुलाते हैं सोरे के अम्ल को। HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। KMNO4 को दोस्तों पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर इसको सबसे फेमस नेम लाल दवा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों H2SO4 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये नाम एग्जाम में नहीं पूछा जाता। कौन सा नाम पूछा जाता है दोस्तों? पूछा जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज या फिर अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो आप ऑप्शन लगाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सिंगापुर। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? दोस्तों सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां एक भी खेत नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है। तो आइए हम थोड़ा कुछ जानकारी ले लें। रूस की कैपिटल क्या होती है दोस्तों? रूस की करेंसी क्या है दोस्तों? आपको शायद रूस की करेंसी पता हो, तो आपको पता होगा दोस्तों रूस की करेंसी। तो पहले हम कैपिटल जान लेते हैं। रूस की कैपिटल क्या होती है दोस्तों? रूस की कैपिटल होती है रूस की कैपिटल क्या होती है दोस्तों? रूस की कैपिटल होती है मॉस्को, और यहाँ कंट्री चलती है दोस्तों रूबल। ठीक है दोस्तों। अमेरिका की कंट्री हम जानते हैं वॉशिंगटन, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही होती है, करेंसी डॉलर है। और लंदन ये आपकी खुद की कैपिटल है, किसकी दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल और करेंसी डॉलर ही चलती है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉलर चिन्ह की शुरुआत किस सन से हुई थी? यानी डॉलर चिन्ह की शुरुआत कब से हुई थी? डॉलर चिन्ह की शुरुआत कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में। तो दोस्तों लगभग डॉलर चिन्ह की शुरुआत 1788 ईस्वी में की गई थी। यानी 1770 से 1790 के बीच, 1770 से 1790 के बीच डॉलर चिन्ह की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें $1 बराबर लगभग 75 रुपये होते हैं। और दोस्तों आपकी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है दोस्तों? वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के नाम से जाना जाता है आपका कुवैत दिनार, जो कम लगभग 243 के रुपए के बराबर है। कितने? 243, यानी एक कुवैती दिनार बराबर 243 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। यानी एक कुवैती दिनार कितने इंडियन रुपीज़ के? 243, यानी 245 आप मान लीजिए। एक कुवैती दिनार 245 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारा ऊपर छूट गया था, इसमें हमने कोई नंबर नहीं किया था। ये देखिए दोस्तों, कोई नंबर हमने नहीं किया था, तो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। ये देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, तो यहाँ 19 तक है, यानी टॉप 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब दोस्तों ये एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आप सॉल्व करेंगे कि सांप अपने किस अंग के द्वारा सूंघता है? ऑप्शन फर्स्ट है नाक, सेकंड जीभ, थर्ड त्वचा, फोर्थ गिल। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, आप उनको रिवाइज करके फिर अच्छे से सुनिए और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि आपकी यूपीएसआई की एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।